हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में बता रहा था, तो कई स्टूडेंट्स का ये भी कमेंट आ रहा था, सर ज्योमेट्री का बताइए, ज्यामिति से जुड़ा हुआ प्रश्न। और एक ऐसा प्रश्न को, ऐसा थ्योरम को आज मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में निश्चित ही पूछा करता है। बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट उस प्रश्न को पूछे या इस प्रमेय के पर आधारित कोई क्वेश्चन को पूछा जाए, इसलिए आप गौर से समझिएगा। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं ये प्रमेय पहले बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग भी इसको गौर से देखिए ताकि ये समझ में आ जाए और दोबारा फिर से हमको पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है कि बार बार आप इसी को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, यह एग्ज़ाम में पूछेगा ही, इसलिए आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहें। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए हम आते हैं ज्यामिति के। आपको क्लास 10th में ज्यामिति से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 अंक में 5 नंबर का ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय इसको कह लीजिए, या यह सबसे ज़्यादा फेमस है थेल्स प्रमेय के नाम से। थेल्स प्रमेय के नाम से इसलिए फेमस है क्योंकि थेल्स एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ही त्रिभुज से संबंधित इस प्रमेय को सबसे पहले प्रमाणित किया था, इसलिए इस प्रमेय का नाम थेल्स प्रमेय है। तो आधारभूत समानुपातिकता, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि समान अनुपात की बात होगी, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रमेय होता क्या है। तो इस प्रमेय के बारे में बताया गया है कि किसी त्रिभुज में, पहले ये प्रमेय आप लिख लीजिए, किसी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, उससे मतलब नहीं है, किसी त्रिभुज में त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में कहिए या समान अनुपात में कहिए, एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये बात थेल्स महोदय ने कहा था और इसको प्रमाणित भी किया था कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं ना, तो 3 भुजा में से किसी एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींच दी जाए तो एक भुजा के समांतर जब रेखा खींचेंगे तो 2 भुजा बचेगी ना, तो वह जो समांतर रेखा है एक भुजा के समांतर, वह रेखा त्रिभुज के अन्य 2 भुजा जो बचेंगे उनको समान अनुपात में बांट देंगे, विभाजित कर देंगे, ये थेल्स महोदय का कहना था। तो एग्जामिनेशन में इस चीज़ को प्रूव्ड करने के लिए कहता है कि सिद्ध करे कि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, ऐसा सिद्ध करने के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक त्रिभुज बनाते हैं, कोई भी त्रिभुज, आपको जैसा त्रिभुज बनाने का मर्जी है बना लीजिए। मैंने पहले ही कहा है, वह त्रिभुज चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, समकोण हो, विषमकोण हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको एक त्रिभुज बना लेना है। तो मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है। थेल्स महोदय का कहना क्या था, उस पर हम जाते हैं। तो ABC त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, चाहे BC के समांतर एक रेखा खींच दीजिए
या फिर AB के समांतर खींच दीजिए या फिर AC के समांतर खींच दीजिए। BC के समांतर खींचेंगे तो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगा, AC के समांतर खींचेंगे तो BC और AB को समान अनुपात में विभाजित करेगा, और अगर AB के समांतर खींचेंगे ऐसे तो बच गया AC और BC को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो मैं मान लेता हूं कि एक रेखा किसके समांतर खींच देते हैं, BC के समांतर, जो क्रमशः AB तथा AC को D तथा E पर काटता है। एक रेखा खींच दिए। अब हमको इसमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो AB और AC है तो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित किया, यहां पर कटा और यहां पर कटा। तो कटने से क्या हुआ कि AD बटा DB का मान जो आएगा वही मान AE बटा EC का होगा। मान लीजिए कि AD बटा DB का मान 3/2 आया तो AE बटा EC का मान भी 3/2 हुआ। इसी को हम समान अनुपात कहते हैं। लेकिन इसे हमें प्रमाणित करना है, ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको प्रमाणित करना आएगा। तो क्या कीजिएगा, इसके लिए सबसे पहले हल लिखिएगा, और हल में क्या कीजिएगा कि मान लेना है कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जो क्रमशः भुजा AB तथा AC, देखिए समांतर खींची गई है, AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसा आपको त्रिभुज में है, इसलिए इसको हम मान लिए हैं इसके अकॉर्डिंग। इसी में से निकाल सकते हैं कि ये गिवन है। गिवन का मतलब होता है दिया हुआ है। तो गिवन में क्या दिया कि DE समांतर BC है, इसको पढ़ने से पता चलेगा DE समांतर BC। देखिए मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि आपको पता करना है सबसे पहले कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज फाइंड, मतलब आपको क्या पाना है एंड क्या दिया हुआ है। ये दोनों चीज़ पता हो जाएगा तो जरूर बन जाएगा। तो मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले दिमाग ये लगाना है कि हमें दिया क्या है। जब आपको मालूम चल जाएगा क्या दिया है, फिर मालूम चल जाएगा क्या लाना है, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में है कि DE पैरेलल BC, इट मीन्स DE समांतर BC है। उसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा कि क्या सिद्ध करना है, तो टू प्रूव। हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं सिद्ध करना है, लेकिन शॉर्टकट के लिए हम लिख लें टू प्रूव। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या कहा कि किसी त्रिभुज में त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, D रेखा खींच दिए तो वह रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजा, तो BC के समांतर हो गया, तो अन्य दो भुजा AB तथा AC हुआ, को D तथा E पर काटती है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो काटेगी वहाँ, वहीं से अनुपात होगा ना। तो यानी कि AD बटा DB, अनुपात का मतलब बटा ही होता है, AD बटा DB बराबर, इधर से चले आइए, AE बटा EC। आप देख रहे हैं AE बटा EC, यही आपको प्रूव करना है। अब जब दो चीज़ें आगे ज्यामिति में, तो आपका कोई प्रमेय अगर सिद्ध करना है तो निश्चित रूप से उसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अर्थात रचना करनी पड़ेगी। तो प्रश्न ये उठता है कि रचना क्या करें। कहने का मतलब है कि जैसे आपको कोई चीज़ दे दिया जाता है, मान लीजिए कि सीमा पर लड़ाई लड़ने जानी है, तो लड़ाई लड़ने जानी है तो गिवन क्या है, आपको बंदूक दे दिया गया। अब बंदूक दे दिया गया है तो बंदूक को चलाइएगा कैसे, क्या निशाना लगाइएगा, वहाँ का क्या सिचुएशन होगा, उसके अनुसार करना होगा। तो अभी हमको प्राप्त ये करना है, दिया हुआ ये है, लेकिन ये लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं रचना।
यानी कि जो चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ताकि हम वहाँ तक पहुँच सके। तो इसमें क्या है आप देख सकते हैं कि ये देखिए AD/DB बराबर AE/EC लाना है। तो ऐसा लाने के लिए अभी हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उसी को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करते हैं कि एक लंब डाल लेते हैं, AB पर एक लंब डाल देते हैं, AB पर एक लंब डाल दीजिए। उस लंब का नाम हो गया आपको EN। ध्यान रहे कि मैंने AB पर लंब कहा है। AB पर लंब का मतलब हो गया कि AD पर भी लंब हो गया और पूरा AB पर भी लंब हो गया और DB पर भी लंब हो गया। ये पूरे रेखा पर लंब है, ठीक है। उसके बाद एक लंब AC पर डाल दीजिए, D से हम एक लंब कहाँ डाल दिए, AC पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर M मान लेते हैं, DM लंब हो गया AC। उसके बाद क्या करना है कि नीचे में D को C से मिला दीजिए, D को C से मिला देते हैं और E को फिर B से मिला देना है, मिला दिए। अब जो हम किए हैं फिगर में वही चीज़ को रचना में लिख देंगे। जो काम किए हैं उसी को हमको क्या करना है, रचना में लिखना है। मुझे इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या पीछे करके, बिना नोट किए हुए नहीं बनाना है। तो अब हमें कहाँ जाना है वो देखना है कि हमें करना है रचना। क्या करना है, रचना करना है। तो रचना तो मैं कर चुका हूँ, केवल उसको लिखना है। तो क्या लिखेंगे सो देखिए, हम लिखेंगे रचना में, इस चीज़ को भी मैं ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आसान रहेगा। ये गिवन जो है इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। गिवन में है DE पैरेलल BC या BC पैरेलल DE, और टू प्रूव है वो भी लिख लेते हैं। टू प्रूव में आपका है वो है AD/DB बराबर AE/EC। अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, रचना लिख देते हैं। रचना में क्या क्या किए हैं वही लिखेंगे। तो रचना में हम लिखे हैं EN लंब AB डाले हैं, तो वही लिख देते हैं EN लंब AB। उल्टा T लिख दीजिएगा, उसको लंब हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर क्या है, EN लंब AB तथा एक और काम किए हैं DM लंब AC, DM लंब AC डाला, ये काम कर दिए। और क्या किए हैं, फिर मिलाए भी हैं। D को C से तथा E को B से मिलाया, D को C से, D को C से तथा D को C से तथा E को B से मिलाया। ये हमारा रचना हो गया। अब जब रचना हो गया, गिवन है, रचना हो गया, तो क्या है, अब जो आपको प्राप्त करना है उसको हम प्राप्त करेंगे, कहेंगे कि ऐसा होता है। अब इसके आगे क्या कहना है कि हाँ AB, इसके आगे कहना है कि AD/DB बराबर AE/EC होता है। तो होता है तो हम कह देंगे, आप मान लीजिएगा ये ज़माना प्रूफ का है। आजकल लोग सरकार से भी हर बात में प्रूफ मांगते हैं, तो फिर हम बना रहे हैं तो आप प्रूफ कैसे नहीं मांगिएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अभी जो हम बनाएंगे, अगर कह देंगे कि बुआरे कि AD/DB बराबर AE/EC हुआ, तो मान तो नहीं लीजिएगा। इसके लिए हमको देना पड़ेगा प्रूफ। क्या प्रूफ है, तो इसके लिए आ जाइए, हम देते हैं प्रूफ, यानी कि इसको बोलते हैं हम प्रमाण। बिना प्रमाण का कोई बात लोग नहीं मानते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि इसका प्रमाण क्या है। तो सबसे पहले हम अब ध्यान देते हैं कि क्या प्राप्त करना है। AD/DB देख लीजिए, AD/DB बराबर AE/EC लाना है, AE/EC। तो क्या करेंगे कि AD/DB देख लीजिए, एक साइड है और ये एक साइड है। तो हम इधर देखिए, AD जो है त्रिभुज ADE में है और DB त्रिभुज DBC में है। तो पढ़ तो रहे त्रिभुज के बारे में, तो चर्चा त्रिभुज का होगा ही, त्रिभुज ही हमें सहायता करेगा सिद्ध करने में। तो आइए हम करते हैं कि दोनों का अनुपात होना है। पहले से ही AD/DB है तो हम अनुपात लेके ही चलते हैं। क्या करते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। आपके मन में सबसे पहला प्रश्न आ गया होगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटे क्यों लिए, क्योंकि ADE के बटा में ही, AD के बटा में ही DB है।
देखिए ज्यामिति में कुछ नहीं है, ज्यामिति भूल भुलैया है, यानी देख देख के लिख दिया जाता है। आप अंत तक देखिए, हम देख देख के ही लिखेंगे और आपको लगेगा कि हम प्रूव्ड किए हैं। तो देखिए, तो यही देख के हम लिख रहे हैं AD बटा DB, चूंकि ADE में AD है और DBC में DB है, इसलिए AD और DBC ले लिए। अब एरिया लिखे हैं, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये हुआ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और नीचे है त्रिभुज DBCE का क्षेत्रफल, DBC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, नहीं ना होता है? तो यहाँ देख लीजिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो ADE में आधार अगर AD है तो ऊंचाई क्या होगा? तो आधार AD है, तो आप जानते हैं आधार पर डाले गए शीर्ष लंब, वही ना ऊंचाई होता है। तो AD पर जो शीर्ष लंब है वह EN है, तो लिख दीजिए EN बटा में फिर कितना आ गया, फिर यही हाफ इंटू, अब इसका आधार हो जाएगा DB। तो इसका ऊंचाई क्या होगा? मैंने उस समय ही बताया था कि पूरे AB पर लंब है, रचना में देख लीजिए पूरे AB पर लंब है, इसका मतलब DB पर भी लंब यही होगा EN, यानी इसका भी ऊंचाई EN हो गया। तो देखिए EN से EN गायब और हाफ से हाफ साफ हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि बराबर में क्या बचा आपको? बराबर बचा AD, अब बट्टा में क्या बचा? DB, ये बचा ना। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर इसी प्रकार से चले आइए जैसे इधर आए हैं। अब ये AD बटा DB तो हमको दिख गया ना, अब बारी है AE बटा EC का। तो खोजिए त्रिभुज में AE किधर है? तो ये हमारा AE है और ये हमारा EC है। तो अब इस साइड से चले आइए, जब इस साइड की बात आ गई तो इस साइड के त्रिभुज का नाम है त्रिभुज AED और ECB, ये दोनों का अनुपात निकालते हैं, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ECB। देखिए तो ECB, अब फिर वही बात होगा, हाफ इंटू 1/2 गुने, इसका अगर आधार हम AE ले लिए तो आप बताइए ऊंचाई क्या होगा? आधार AE लिए तो इस पर लंब कितना है? यही ना लंब है, तो लंब है DM। क्या लंब है? DM। उसके बाद क्या है? यहाँ पर हम ले आए हाफ, और हाफ के बाद क्या है कि आप देख सकते हैं कि फिर इधर से चलाइए, ये हो गया आधार EC। तो फिर लंब क्या होगा? मैंने क्या कहा था कि पूरा इस पर AC पर लंब है, तो AC पर लंब क्या है? तो AC पर ही लंब है DM, तो EC पर भी लंब DM होगा, अर्थात इसका ऊंचाई भी क्या हो जाएगा? DM हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए DM साहब से DM साहब तक गए, अब क्या बचा? हाफ से हाफ भी गया, हाफ से हाफ साफ, तो बच गया AE बटा EC। तो लिख दीजिए बराबर AE बटा EC, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड जब हमें प्राप्त हो गया तो अब हमारा काम क्या है? जब इक्वेशन सेकेंड प्राप्त हो गया तो अब देख रहे हैं कि दोनों AD बटा DB बराबर AE बटा EC तो आ गया है। जब दोनों इस स्थिति में आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बच्चे डिस्टर्ब करने लगे थे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम समीकरण पहला और दूसरा ले आए हैं, यानी AD बटा DB और AE बटा EC आ गया। तो ये तो प्रूव करना था, तो दोनों तो आ ही गया। तो क्या हम लिख दें कि दोनों बराबर हो गया? आ गया ना? नहीं, अभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग आया है, ये दोनों बराबर नहीं आया है, हमें दोनों को बराबर लाना है। तो बराबर लाने के लिए क्या करते हैं? अब इधर को मैं मिटा देता हूँ। अब आते हैं मुद्दे, मिटाना भी तो बात गलत हो गया, फिर से फिगर मुझे बनाना पड़ेगा। चलिए ऊपर में फिगर बना देता हूँ, फिगर का ज़रूरत है, आप नहीं मिटाइएगा, फिगर का ज़रूरत है। ये हो गया ABC, आपको याद होगा कि ये था रेखा था, तो यहाँ D था और यहाँ क्या था? E था। उसके बाद मैंने यहाँ पर लंब डाला था जो इसका नाम था EN, और ये जो D से जो लंब था उसका नाम था DM, तो ये भी लंब हो गया। फिर उसके बाद ये मिला हुआ था, सारा चीज़ आपको लिखा हुआ है, फिगर मुझे मिटाना नहीं था लेकिन मैंने मिटा दिया। चलिए अब आ जाइए, अब ये दोनों जो आपको समीकरण आ गया, ये दोनों बराबर हम लिख देते तो काम खत्म हो जाता, लेकिन अभी मैं बराबर नहीं लिख सकता हूँ, आप भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, ये दोनों अगर बराबर हो जाए तभी तो ये बराबर होगा।
यानी LHS बराबर होगा तो RHS बराबर होगा। तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि LHS को बराबर कर लूँ। तो LHS कैसे बराबर होगा? तो LHS में देखते हैं कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज AED, आइए फिगर में, त्रिभुज ADE और AED दोनों एक ही त्रिभुज है कि अलग अलग है? मुझे तो लगता है एक ही है। एक बार और फिर देखिए, त्रिभुज ADE, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल AED नाम केवल बदला हुआ है लेकिन एरिया वही है, त्रिभुज वही है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी दोनों का अंश बराबर हो गया। अंश बराबर हो गया। अगर हर भी बराबर हो जाए तो पूरा LHS बराबर हो जाएगा। अब पूरा LHS बराबर हो जाएगा दोनों का, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो अंश तो बराबर मैंने कर दिया। अब काम है कि हर कैसे बराबर हो। तो हर है ट्रायंगल में DBC और ट्रायंगल ECB। देखिए फिगर में कहाँ है, ट्रायंगल DBC और ECB। अब यहां पर आपको 9th क्लास का प्रमेय काम देगा। जो स्टूडेंट्स 9th में इस प्रमेय को नहीं पढ़े होंगे तो वो थोड़ा सा सोचेंगे कैसे हो गया। मैं फिर भी बता देता हूं कैसे होगा। सो देखिए, त्रिभुज DBC और त्रिभुज ECB की बात है तो DBC में भी BC है, BC आधार है, और ECB में भी BC आधार है। यानी एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हैं और दोनों आपको DE समांतर BC के बीच स्थित है। तो एक प्रमेय 9th में हम पढ़े थे कि समान आधार एवं समान समांतर रेखाओं के बीच बने हुए आकृति के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। मैंने बने हुए आकृति की बात किया है, केवल त्रिभुज की बात नहीं। एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज की भी अगर एक आधार पर बने हो और एक समांतर रेखाओं के बीच हो तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अगर दो त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हो तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो आपको DE और BC तो पैरेलल पहले दिया हुआ है और उसी के बीच में दो त्रिभुज बना है DBC और ECB, और एक ही आधार BC पर बना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं कि इसको कॉमन आधार ले लेते हैं। इसको कॉमन आधार लेंगे तो DBE और ECD ये कॉमन आधार पर रहेगा, लेकिन मैं नीचे वाला लिया हूं इसलिए ये कॉमन आधार आपका BC है। BC जो है DBC में भी है और ECB में भी है और DE समांतर BC के बीच स्थित है। तो यही लेके हम चलते हैं कि चूंकि DE पैरेलल क्या है BC, ये कहां से आया? तो ये गिवन है आपका, DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC है, जिसके बीच दो त्रिभुज DBC तथा ECB बने हैं, जो समान आधार BC पर बने हैं या BC से बने हैं। इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECB। ये हमारा हो गया इक्वेशन 3rd। अब ये दोनों का एरिया बराबर हो गया। दोनों का एरिया बराबर हो गया तो देख लीजिए, हम पहले ही बताए हैं कि अंश दोनों का बराबर है और हर भी बराबर हो गया। नवम वर्ग के प्रमेय से नवम वर्ग में प्रमेय क्या था कि समांतर रेखाओं के बीच, समान समांतर रेखाओं के बीच यदि दो आकृति बनी हो जो समान आधार से बने हो, उसका आधार कॉमन हो जाए, बेस कॉमन हो जाए, तो उनके एरिया इक्वल होते हैं, अर्थात उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसी आधार पर मैंने ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर दिया जो कि दोनों के हर का है। तो इस तरह से समीकरण 3rd हो गया। अब समीकरण 3rd का कंपेयर सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड से कर दे तो उस स्थिति में आपको ये और ये बराबर हो गया। ऊपर वाला तो बराबर था ही, तो क्या हो जाएगा कि पूरा LHS का पार्ट बराबर हो जाएगा। ऊपर वाला बराबर और नीचे वाला ही बराबर, इसका मतलब इतना बराबर इतना, LHS बराबर LHS, तो RHS बराबर RHS। जब LHS और LHS बराबर होंगे तो निश्चित रूप से RHS और RHS भी बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे समीकरण, इसलिए अतः समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा किससे? 3rd से क्या हो जाएगा? चूंकि
ऊपर वाला बराबर था, नीचे वाला थर्ड से बराबर हो गया, और फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो LHS बराबर तो RHS भी बराबर हो जाएगा। इट मीन्स हो गया AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल उठ रहे होंगे, उस शंका को भी मैं दूर कर देता हूं कि आखिरकार LHS को बराबर होने से RHS कैसे बराबर होगा। तो जैसे मान लीजिए कि राम की लंबाई मोहन के बराबर है, ठीक है, और फिर राम की लंबाई भी सोहन के बराबर है, यानी कि LHS तो बराबर है। राम जितना लंबा है उतना ही मोहन भी लंबा है, और फिर राम जितना लंबा है उतना ही सोहन भी लंबा है। इसका मतलब मोहन और सोहन में क्या संबंध होगा? तो राम के लंबाई के बराबर मोहन है और राम के लंबाई के बराबर ही सोहन है। इसका मतलब क्या हुआ? मोहन और सोहन भी बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर मोहन क्या है? RHS है, सोहन क्या है? RHS है। उसी प्रकार से देख लीजिए, ये तो साबित हो गया कि ये और ये क्या है? बराबर है, LHS बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि इस हिसाब से हम ना कह सकते हैं कि मोहन बराबर सोहन, मोहन की लंबाई बराबर सोहन की लंबाई। तो ये कर सकते हैं, उसी प्रकार से हमने यहाँ कर दिया। तो इस तरह से थेल्स प्रमेय आपका कंप्लीट हो गया। इसका एक विलोम भी होता है, विलोम है तो विलोम लेके ही चलेंगे। विलोम में क्या होगा? इसमें दिया हुआ था समांतर और ये सिद्ध करना था अनुपात, और उसमें अनुपात बराबर दिया रहेगा और समांतर सिद्ध होगा। तो किसी भी प्रमेय का विलोम अगर आपको सिद्ध करना होगा तो समझ लीजिए कि विलोम ही सिद्ध होता है। जैसे उल्टा प्रमेय है तो उल्टा ही सिद्ध होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, यही होगा। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आपको यह प्रमेय निश्चित रूप से पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। और अब आप कभी भी नहीं कहिएगा कि हमें समझ में नहीं आता है थेल्स प्रमेय, हमें समझ में ज्योमेट्री नहीं आता है। अगर आपको ज्योमेट्री की एक एक प्रश्न को हमसे जानना है, समझना है, ज्योमेट्री का डर मन से निकालना है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ज्योमेट्री का बहुत डर रहता है कि सबसे भारी विषय ज्योमेट्री होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे आसान विषय ज्योमेट्री ही होता है अगर आप चाहे तो। क्योंकि ज्योमेट्री में ज़्यादा गुना भाग जोड़ घटाव करने की ज़रूरत नहीं है, ABCD कर दीजिए। मैंने शुरू में बताया था कि देख देख के लिख देता हूँ, मैंने देख देख के लिख दिया, कहीं अलग से कुछ नहीं लाया है। ज्योमेट्री में सारा चीज़ आपको फिगर में ही होता है, वहाँ से ही लिख के बना लेना है। इसलिए ज्योमेट्री को हौवा विषय नहीं बनाना है, ज्योमेट्री बहुत ही आसान विषय होता है। इसलिए आप अगर ज्योमेट्री को आसानी से सोल्व करना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम समय समय पर विभिन्न प्रकार के थ्योरम को आपके लिए